अच्छा, अब जो पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में NADH और क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH2, इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन में जो NADH प्रोड्यूस हुआ था, वो ये तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। सिंस वी नो कि हमारा जो क्रेब्स साइकिल हुई थी, लास्ट चीज वो मैट्रिक्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स के अंदर होती है, यानी कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जो अंदर वाला फ्लूइड है ये मैट्रिक्स है। तो इधर आपकी आपकी क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो क्रेब्स साइकिल हुई थी, उधर NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए। अब उस NADH और FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब इस मैट्रिक्स में जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ना, इस इनर मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, ये लिखा हुआ है। और इसके बाहर क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर मैट्रिक्स। तो ये यही स्ट्रक्चर है, सही है। मैट्रिक्स हो गया, फिर ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली चीज आउटर है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो NADH, अच्छा, इस टोटल 4 कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, और साथ एक ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर है, इसको भी कॉम्प्लेक्स 5 कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 2 FADH है, FADH डिहाइड्रोजिनेज। फिर कॉम्प्लेक्स 3 आपके पास है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, बीच में इसके अलावा ये जो Q और साइटोक्रोम C लिखा हुआ है, ये Q क्या है, को एंजाइम Q। ये एक मोबाइल प्रोटीन है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोटीन बेसिकली ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड्स में सॉल्युबल है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर, और वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और साइटोक्रोम C क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि मोबाइल कैरियर है। ये भी मोबाइल ही होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये मूव करके सेकंड कॉम्प्लेक्स तक अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे। तो इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो क्या रहा है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कॉम्प्लेक्स 1 को, और NAD+ बना रहा है, साथ ये प्रोटॉन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा मैट्रिक्स में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना हुआ है, ये पहले जाएगा कोएंजाइम Q में, यानी कि इस Q में। ठीक है, ये Q क्या है, एक मोबाइल मॉलिक्यूल है, यानी कि मूव कर सकता है, ताकि कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देगा। फिर ये साइटोक्रोम C को देगा, ये मूव करके कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको मिलना है, ऑक्सीजन को। मैंने बताया कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और साथ वो क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा, ताकि प्रोटॉन उससे रिएक्ट कर सके और वो वाटर बना सके। ठीक है, तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, अगर कॉम्प्लेक्स 1 से NADH से अगर इलेक्ट्रॉन आता है। अब अगर FADH से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स 2 को मिलेगा। ठीक है, फिर इस चीज को मिल रहा है विटामिन K2, और फिर कोएंजाइम Q को मिल सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, इधर भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपको अल्टीमेटली ऑक्सीजन को ही मिलना है। ठीक है, अब होता यहाँ ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, H+ की अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा। NAD भी प्लस बन रहा है तो इसका भी H निकल रहा है, इसी तरह FAD का भी हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मैट्रिक्स में जमा होता जा रहा है। तो यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाइड्रोजन प्लस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उस तरफ ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, तो यहाँ से 4 प्रोटॉन्स पंप होते हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पे ये 4 प्रोटॉन्स आते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 में ना 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। यहाँ पे जो है ना 2 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, और यहाँ पर भी 4 होते हैं। ठीक है,
तो 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 और प्लस 2 प्रोटॉन्स टोटल मिलके आपके जो बना लेते हैं वो 10 प्रोटॉन्स बना लेते हैं, ठीक है, अगर NADH से इलेक्ट्रॉन आए। अब अगर FADH से आए जो कि कॉम्प्लेक्स 2 में जाएगा फिर 3 और 4 में, तो 2 वाला कोई प्रोटॉन कम नहीं करता, ये 4 करेगा और ये 2 करेगा, तो अगर FADH होगा तो 6 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अब जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेस, ये क्या करेगा, इन प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स के अंदर भेजेगा। तो इसका एक पार्ट है, इसको हम F0 पार्ट कहते हैं और इसको हम F1 कहते हैं। तो F0 जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और F1 जो कि मैट्रिक्स में है। तो F0 क्या करेगा, चैनल प्रोवाइड करेगा इन प्रोटॉन्स को कि वापस आए और इस F1 से क्रॉस करके प्रोटॉन जब इधर आएंगे तो इससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि ADP के फॉस्फेट से ये रिएक्ट कर जाए, ठीक है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि ADP फॉस्फेट से रिएक्ट करे और ATP बनाए। तो जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ATP कैसे सिंथेसिस होती है, वो इस तरह से होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ नहीं कर रहा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो प्रोटॉन्स है उनकी वजह से ATP सिंथेस ATP बना पा रहा है, क्योंकि उसमें ADP और फॉस्फेट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा था केमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। केमियोस्मोसिस हम इस चीज को बोलते हैं जो ATP सिंथेस काम कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, और इस पूरे को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूरा है, केमियोस्मोसिस ये ATP सिंथेस वाला काम है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये चीज है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा एरोबिक रिस्पिरेशन या सेलुलर रिस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने टॉपिक कवर किया है उसके हिसाब से MD गेट के MCQs हैं, तो इसको आप सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और साथ साथ इसको आंसर करें। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ATP अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सिंथेसिस, तो उसको हम कहाँ पर होगा वो, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सेल में होगा, ये इन होगा, इज नहीं होगा, ठीक है, ऑल एरोबिक सेल, ऑल एनारोबिक सेल या ऑल प्रिमिटिव सेल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल एरोबिक सेल्स, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम हो रहा है उसको, ठीक है। तो हम इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसको पॉज करें और आंसर दें। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से आपके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। फिर बिफोर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले, वो होता है एसिटाइल को ए, यानी कि एसिटिक एसिड, अगर उसमें हाइड्रोजन लग जाए तो वो एसिटिक एसिड हो जाएगा, कोएंजाइम ए लग जाए तो वो एसिटाइल को ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल NADH फॉर्म बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, एक ग्लूकोज दो पायरुवेट यानी कि दो एसिटाइल को ए। तो टोटल NADH पूछा है, दो एसिटाइल, एक तीन बनाता है तो दो के लिए 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है। फिर द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन है, फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। वीडियो को पॉज करते जाएं, आंसर करें, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH इज प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, कब बनता है FADH, जब हमने CINO सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन से काम किया था, सिंपल फॉर्मूला के टाइम सक्सिनेट टू फ्यूमरेट में आपके पास क्या बन रहा था, FADH2 बन रहा था, ठीक है। फिर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ NADH फेड इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि एक NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है वो कितने ATP बनाता है, देखिए NADH से अगर हमारा ATP बन रहा होता है तो टोटल 10 प्रोटॉन्स होते हैं, और ये याद रखें हर 4 प्रोटॉन एक ATP बनाता है, ठीक है।
इस चीज को मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये हमारा रह गया था शायद। तो टोटल हमारे पास 10 प्रोटॉन्स आए थे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जो कि वापस गए थे NADH से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो 4 प्रोटॉन्स जो है ना एक ATP बनाते हैं। जब 4 प्रोटॉन वापस जाते हैं तो उससे एक ATP बनता है। तो 4, अब 10 के अंदर टोटल कितने हैं, ये 4 + 4 और फिर 2 रह जाएगा ना। तो टोटल 2.5 ATP ऑलमोस्ट, जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू 3 ATP। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 ATP। ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विद, यानी कि वो जो पे ऑफ फेज है किसकी, डिहाइड्रोजनेशन के बाद ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होता है। जब इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, NADH प्रोड्यूस होता है, तब वहां स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। मैंने आपको बताया था कि इस स्टेज, ये एरोबिक में भी होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी। स्टेज कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो। फिर a biochemical process which occurs within a cell to break down complex compounds to produce energy, तो वो क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन पूछ लिए कि एनर्जी बनती है जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि UHS और PMC के MD कैट से हमने पास्ट पेपर से लिए थे। ठीक है, आई होप ये समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।